आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस और हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लास 12 के यूनिट 1 टू यूनिट 5 तक हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यूनिट 1 टू यूनिट 5 पूरा कवर होने वाला है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों स्टडी करेंगे और दोनों को कंबाइन करके हम प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, और उसके बाद फिर लाइट है, फिर मॉडर्न फिजिक्स आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टेशनरी, स्टैटिक्स मीन्स स्टेशनरी। तो यहां पर हमारी जो स्टडी होगी वो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी चार्ज की होगी। ठीक है, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है चार्ज क्या है ना। डायरेक्ट आपको ये नहीं सोचना है कि भाई प्लस और माइनस 2 चार्जेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है चार्ज क्या है और चार्ज कहां है। ठीक है, क्या हम चार्ज को देख सकते हैं, है ना। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है बच्चों के दिमाग में, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज किधर है, तो हम देख क्यों नहीं पा रहे पॉजिटिव चार्ज को, निगेटिव चार्ज कहां है। ठीक है, तो सबसे पहले आज तो हम डिफाइन करने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज को। ठीक है, तो आपको पता होगा मैटर के पास 2 प्रॉपर्टीज होती है ना। आपने 11th में न्यूटोनियन फिजिक्स में देखा होगा कि मैटर के पास मास है, जिसके पास मास है वो मैटर है, जिसके पास मास है वो मैटर है, और मास की भी अपनी एक कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो मास को अट्रैक्ट करती है ना। मास के बीच में जो फोर्सेस काम करती है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दिया था न्यूटन साहब ने, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, वेयर m1 and m2 आर 2 masses एंड r इज द सेपरेशन बिटवीन द masses। और आप देखें तो F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। मतलब अगर मैं सेपरेशन को इंक्रीज करता हूं, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। अगर मैं सेपरेशन को इंक्रीज करता हूं, अगर मैं सेपरेशन को 2 टाइम्स कर दिया तो फोर्स 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, ये F है, ये R है, तो फोर्स डिक्रीज होती है। ठीक है, वेयर G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब मास के बीच में जो मीडियम है उस पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट नहीं करती है ना। फोर्स की जो G है वो कांस्टेंट होता है। नेचर का जो बिहेवियर होता है, मीडियम का जो बिहेवियर होता है वो मास को लेके कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब इस पे थोड़ा सी ध्यान देने वाली बात है बच्चों को कि ये पूरी चीज चार्ज से रिलेट होगी। यहाँ फोर्स, यहाँ G जो है वो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 है ना। अब मासेस कुछ भी आप सोच ले, सेपरेशन कुछ भी आप सोच ले, मास 1 kg, सेकेंड मास 1 kg, सेपरेशन 1 मीटर, उसके बाद भी अगर आप देखें तो ये 10 टू द पावर -11 नीचे आके हो जाएगा +11। ठीक है, मतलब ये जो नेट फोर्स है, ये फोर्स है, ये डिक्रीज हो रही है कितने टाइम्स, 10 टू द पावर 11 टाइम्स डिक्रीज हो रही है। मतलब जो मीडियम है बिटवीन द मासेस वो ग्रेविटेशनल फोर्स को डिक्रीज करता है। मतलब आप ऐसा सोच ले कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए नेचर सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अगर सन है और अर्थ है, बहुत ज्यादा मास है दोनों की, ठीक है, और सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो मीडियम है जहां से ये फोर्स गुजर रही है, वो मीडियम ग्रेविटेशनल फोर्स को 10 टू द पावर 11 टाइम्स डिक्रीज कर दिया। ये नेचर का बिहेवियर है फोर्स को लेके। कौन सी फोर्स को लेके, ग्रेविटेशनल फोर्स को। इसलिए फोर्स वीक होती है, क्यों, क्योंकि नेचर इसका साथ नहीं देता। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये मास है, ये Gm1। और दूसरी चीज और मैं आपको बता दूं कि आपने फॉर्मूला किया होगा m इज इक्वल टू m0 रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक देखें क्लास 11 की, डायमेंशन में क्वेश्चन है। ठीक है, बट ये इक्वेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वह न्यूमेरिकल था, हमने डायमेंशनल सोच के इसको सॉल्व कर लिया बस, बट इस इक्वेशन की मीनिंग आपको पता होना, ये इक्वेशन एक्चुअल बोल क्या रहा है।
और ये इक्वेशन अगर आपको समझ आता है तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे मास और चार्ज को, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन तो यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। सेकंड क्या है, देखिए जो मास है वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है। मतलब अगर हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होती है तो ये जो m की वैल्यू है इंफिनिट हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। ये m नॉट है रेस्ट मास और v जो है वो स्पीड ऑफ बॉडी है, स्पीड ऑफ पार्टिकल है। और c को तो आप सब पहचानते होंगे, c क्या है, c है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर v बहुत छोटा है c से, if v is much smaller than c, तो भाई इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, m is equal to m नॉट होगा। अरे v अगर स्मॉलर है तो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी है और ये वैल्यू स्मॉलर है, तो रिजल्ट अप्रॉक्स कितना आने वाला है, 0। भाई v स्मॉलर है, स्क्वायर किया तो और छोटा हो गया भाई, c लार्ज वैल्यू है, स्क्वायर किया तो और बड़ी हो गई, ठीक है। तो स्मॉलर अपॉन लार्जर क्या आने वाला है, अप्रॉक्स 0, एंड 1 - 0 इज इक्वल टू 1, सो m नॉट अपॉन 1 इज इक्वल टू m नॉट। भाई कोई चेंज नहीं हुआ, टेंशन वाली बात नहीं है। बट इफ v इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू c, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट के इक्वल होने वाली है, यानी आपने ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड से थ्रो किया कि उसकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाती है, तो v बाय c कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि v इज इक्वल टू c है। 1 - 1 कितना हो गया, 0 हो गया, और m नॉट बाय 0 कितना हो गया, इंफिनिट हो गया, बहुत बढ़ जाएगी भाई, m नॉट बाय 0 इंफिनिट, 1/0 इंफिनिट। बात समझ आई, ठीक है। तो ये जो मास है, ये जो हम तो कांस्टेंट लेते हैं क्योंकि हमारी स्पीड जो होती है बहुत स्लो होती है, हम ये मान के चलते हैं कि भाई मास कांस्टेंट है। लेकिन इस इक्वेशन के बाद हमको समझ में आया कि भाई अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के इक्वल हो गया, ठीक है, तो मास वेरी हो जाएगी, ठीक है। मतलब मास डिपेंड करती है स्पीड पे, ठीक है। फिर कुछ सालों के बाद पता चला कि भैया मैटर के पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है चार्ज। मैटर के पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है चार्ज, ठीक है। तो चार्ज जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। अब ये प्रॉपर्टी आई कैसे है, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है। आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा, प्लास्टिक की आपकी स्केल है, उसको आपने रब करते हैं बच्चे, सिर में रब कर लिया, कपड़े में रब कर लिया, ठीक है। अब उसको अगर आप कोई अदर मैटर के पास ले जाएंगे, ठीक है, आपके पेंसिल के जो टुकड़े होते हैं उसके पास ले जाएंगे, आपके पेपर्स की जो पीसेस होती है उसके पास आप ले जाएंगे, तो आप देखेंगे वो पेपर पीसेस अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो प्लास्टिक की स्केल है वो पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करती है। कब करती है, जब आप रब करते हैं। तो अगर आप मैटर को रब करते हैं, अगर आप मैटर को रब करते हैं तो उसमें एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी, अदर मैटर पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज कॉल्ड चार्ज, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, सो रबिंग इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। एक सिंपल मेथड रबिंग, अगर आप किसी भी मैटर को रब कर ले तो वो मैटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा वो चार्ज है कि नहीं, तो अदर पार्टिकल को वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो हमको पता लग गया कि भाई वो चार्ज्ड बॉडी है। तो चार्ज दिखेगा नहीं, चार्ज तो प्रॉपर्टी है ना, ये फील होगा, एक्सपेरिमेंटली प्रूव होगा कि भाई ये चार्ज है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस प्रॉपर्टी का नाम चार्ज है, ठीक है। तो आपको चार्ज दिखेगा नहीं, कहीं दुनिया में चार्ज है क्या, आप फील करेंगे चार्ज, ठीक है, ठीक है। तो मैटर क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ, चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ता है, ठीक है। और फिर हम दो मैटर लेते हैं, एक मैटर लेते हैं हम ग्लास और दूसरा मैटर हम लेते हैं क्या, प्लास्टिक, ठीक है। तो दो मैटर उठाए गए, ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड,
और ये दोनों को रब किया गया। सिल्क क्लॉथ में ग्लास को भी रब किए, सिल्क क्लॉथ में प्लास्टिक रॉड को भी रब किए। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। ये सिल्क है और ये है बच्चों प्लास्टिक। ठीक है, तो ग्लास में और ये प्लास्टिक, तो सिल्क में ग्लास को भी रब किया, सिल्क क्लॉथ में ग्लास को भी रब किया और प्लास्टिक को भी रब किए, और दोनों को हमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया, फ्रीली सस्पेंड कर दिया। और हमने ऑब्जर्व किया कि दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, पहला ऑब्जर्वेशन नोट हो गया। फिर हमने क्या किया, सिल्क में सेम मटेरियल को रब किया। रब किया मतलब वो चार्ज हो गई। ठीक है, तो ग्लास और ग्लास रॉड, दो ग्लास रॉड की और उसको सिल्क में रब किया। रब किया, हम देखा दोनों दूर जाते हैं। ठीक है, अब एक बल्ब जलता है कि भाई चार्ज तो सिंगल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, बट इसका बिहेवियर टू टाइप्स का है। अपोजिट डिफरेंट मैटर में ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, सेम मैटर में ये रिपेल हो रहे हैं। मतलब ये दो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। मतलब दुनिया में चार्ज एक नहीं है, कितना है, दो है। दुनिया में कितने चार्ज हैं, दो है, क्योंकि बिहेवियर दो है, प्रॉपर्टी दो है। एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो सेम मटेरियल रिपेल हो रहे हैं और डिफरेंट मटेरियल अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब चार्ज नेचर में एक नहीं है, चार्ज दो है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। और फर्स्ट को हमने बोला मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला कि फर्स्ट चार्ज होगा पॉजिटिव और सेकंड होगा निगेटिव। ठीक है, एक चार्ज का नाम दिया गया पॉजिटिव और सेकंड चार्ज का नाम दिया गया निगेटिव। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जिन्होंने नॉमेनक्लेचर किया चार्ज का, उन्होंने एक को पॉजिटिव और एक को निगेटिव क्यों बोला? भाई न्यूटन साहब ने फोर्स पे काम किया, उन्होंने बोला ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जो होगी वो न्यूटन होगी, वर्क यूनिट जूल होगी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक चार्ज को बेंजामिन बोल देते, कि एक का नाम होगा बेंजामिन और दूसरे का नाम होगा फ्रैंकलिन? तो उनसे पूछा गया कि आपने चार्ज को प्लस माइनस ही क्यों दिया, आपने ये साइन मैथमेटिक्स से क्यों उठाया? तो उन्होंने बोला चार्ज के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता रहा हूं, जो आपके बहुत काम आने वाली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ठीक है, मतलब यूनिट 1 टू यूनिट 5 है ना, ये पूरा चार्ज ही चार्ज चलता रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई ग्लास रॉड रब करने के बाद सपोज इसके पास 100 चार्ज आते हैं, या सपोज ये 10 पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करती है, कौन, ग्लास रॉड। प्लास्टिक को मैंने उतना ही चार्ज दिया, मतलब कितना, कि ये भी 10 पीसेस पेपर को अट्रैक्ट करे। अब दोनों को मैंने फ्रीली सस्पेंड किया और दोनों मिल जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब बताइए ये कितने पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करेंगे? तो दिमाग में क्वेश्चन आता है, पहले ये 10 को कर रहे थे, ये भी 10 को कर रहा था, अब दोनों मिलके 20 करना चाहिए। बट जब हमने इसको पेपर पीसेस के पास ले गए तो ये एक भी पार्टिकल को, एक भी पेपर पीस को अट्रैक्ट नहीं किया। बोले अब क्या हो गया? ठीक है, बोले चलो इनको अलग कर देते हैं, 10 तो करेगा। तो इसको जब हमने लेके गए तो ये भी नहीं किया, इसको गए तो ये भी नहीं किया। मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी थी चार्ज वाली वो खत्म हो गई, ये दोनों बॉडी अनचार्ज्ड हो गई। ठीक है, मतलब इसके पास 10 थे प्लस, इसके पास 10 थे माइनस, और जब ये +10 और -10 आया तो कितना हो गया? 0 हो गया। ये सिर्फ मैथ्स में होता है, +3 -3 मैथ्स में 0 होता है, बाकी किसी में नहीं होता। इसलिए मैंने एक चार्ज को बोला प्लस और एक को बोला माइनस। ठीक है, कहीं कोई डाउट है? चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो बोले बताओ ग्लास में प्लस है कि प्लास्टिक में प्लस है? तो इसके लिए फैराडे ने इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनाई है। ठीक है, उसमें बहुत से मैटर को उन्हें सीक्वेंस में अरेंज किया है। ठीक है, और उन्होंने बोला कि भाई अगर ऊपर वाले मैटर को नीचे वाले से रब करेंगे, ठीक है, जैसे ग्लास को मैंने सिल्क से रब किया तो ग्लास के पास आएगा पॉजिटिव, तो सिल्क के पास क्या आएगा? निगेटिव। मतलब जब बॉडी रब होगी तो दोनों बॉडी चार्ज होगी। ठीक है, एक्चुअल में ये ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है। भाई एक मैटर है उसके पास भी नेट चार्ज 0 है, सेकंड के पास भी नेट चार्ज 0 है।
जितना प्लस है उतना माइनस है, तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे के पास जाता है, क्योंकि जो चार्ज है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हर एटम प्लस माइनस को पकड़ के रखा है। जब आप रब करते हैं तो एक मैटर से जिनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है वहां से इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके सेकेंड मैटर के पास जाता है। ठीक है, तो जब हम ग्लास को सिल्क से रब करेंगे तो ग्लास पॉजिटिव होगी, तो बताओ सिल्क कौन सी होगी? निगेटिव होगी। और अगर मैं प्लास्टिक को सिल्क से रब करता हूं तो प्लास्टिक निगेटिवली चार्ज होगी, तो सिल्क क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगी। ठीक है, तो नीचे वाले मटेरियल को अगर आप ऊपर से रब करेंगे, ठीक है, तो डाउन वाले में आएगा निगेटिव, तो अप वाले में पॉजिटिव। और अगर ऊपर वाले मैटर को नीचे रब करेंगे तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज गिवन बाय फैराडे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये माना गया कि भाई ग्लास के पास प्लस और प्लास्टिक के पास माइनस। अब माना गया, लेकिन मैं बता दिया आपको इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन वन मैटर टू अदर मैटर। एक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके पास पॉजिटिव, जो गेन करेगा उसके पास निगेटिव, बिकॉज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स इज इलेक्ट्रॉन। तो सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन है, मतलब सबसे कम चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के पास होता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो भाई मैटर के पास दो प्रॉपर्टी, मास और चार्ज। ठीक है, ड्यू टू मास मैटर कैन अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स, नेचर ऑफ दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज चार्ज। ठीक है, ड्यू टू चार्ज मैटर कैन अप्लाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और उस फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। प्लस प्लस क्या होगा बच्चों? प्लस प्लस रिपेल करेगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट।